वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सृष्टिज एसएसटी क्लासेस। मैंने 10th क्लास से बेसिक एसएसटी के वीडियोस बनाना शुरू किया है और मैं ये कोशिश करूंगी कि एज सून एज पॉसिबल बिफोर बोर्ड एग्जाम मैं एसएसटी के सारी सिलेबस को कवर अप कर सकूं। ये मेरा फर्स्ट वीडियो है और प्लीज आप लोग मेरे यूट्यूब चैनल के साथ जुड़े रहिएगा। इसमें आप लोगों को अच्छे से एक्सप्लेनेशन हर चैप्टर का मिल जाएगा। तो आज मैं पढ़ाने जा रही हूँ क्लास 10 ज्योग्राफी के चैप्टर 1 रिसोर्स एंड डेवलपमेंट। इस चैप्टर को समझने के लिए सबसे पहले ये जानना बहुत जरूरी है कि आखिर रिसोर्सेज होते क्या हैं। व्हाट इज रिसोर्सेज? वो सारी चीजें जो हमारी एनवायरनमेंट में मौजूद होती हैं उसे और जो हमारी बेसिक नीड्स को फुलफिल करें वो रिसोर्सेज होते हैं। यानी कि एवरीथिंग अवेलेबल इन आवर एनवायरनमेंट which is satisfy our basic needs and it is technologically accessible, economically feasible and culturally acceptable is called resources. मैंने यहाँ पे 3 टर्म अंडरलाइन किया है। What is the meaning of these 3 terms? The first term is technologically accessible. इसका मतलब क्या? रिसोर्सेज वैसे होने चाहिए कि हमारे पास जो टेक्नोलॉजी है हम उसके थ्रू उससे यूज कर सकें। अगर हम उसे यूज ही नहीं कर पाएंगे तो फिर वो हमारे किस काम का? The second term is economically feasible. रिसोर्सेज वैसे होने चाहिए जिससे हम लोगों को इकोनॉमिक प्रॉफिट हो। हम लोग रिसोर्सेज को यूज करते जा रहे और हम लोगों को लॉस हो रहा है। तो क्या फायदा इस रिसोर्स को यूज करने से जिससे हमें लॉस होते जाए, प्रॉफिट कोई हो ही ना। तो रिसोर्स हमेशा वैसे होने चाहिए जिससे हमें इकोनॉमी में प्रॉफिट हो। एंड द थर्ड एंड द लास्ट टर्म इज कल्चरली एक्सेप्टेबल। कल्चरली एक्सेप्टेबल का मतलब क्या? रिसोर्सेज वैसे होने चाहिए जिसे हमारी कल्चर एक्सेप्ट करे। ऐसा ना हो कि हमारी कल्चर उसे एक्सेप्ट ही ना करे और उस रिसोर्स को यूज करने के चलते हमारी पूरी कल्चर का ही वैनिश हो जाए, हमारी पूरी कल्चर ही डिस्ट्रॉय हो जाए। तो रिसोर्स हमेशा इन तीनों फॉर्म पे बेस्ड रहने चाहिए, टेक्नोलॉजिकली एक्सेसिबल, इकोनॉमिकली फीजिबल एंड कल्चरली एक्सेप्टेबल। नाउ our next topic is types of resources. There are various types of resources on the basis of some criteria. The first types of resources is on the basis of origin. There are 2 types of resources, biotic and abiotic. तो चलिए बायोटिक के बारे में पढ़ते हैं। बायोटिक, यहाँ पे आप लोग बायो टर्म देख रहे हैं। जहाँ पे भी बायो टर्म आएगा इट मीन्स इट रिलेट्स टू लिविंग थिंग्स। इसका मतलब बायोटिक रिसोर्सेज वैसे रिसोर्सेज को बोलेंगे जो लिविंग थिंग्स से रिलेट करते हो, जैसे फ्लोरा फोना, ह्यूमन बीइंग्स, वाइल्ड लाइफ एंड सो ऑन। नेक्स्ट इज एबायोटिक रिसोर्सेज। एबायो यानी कि रिलेट्स टू नॉन लिविंग थिंग्स, जस्ट अपोजिट ऑफ बायोटिक रिसोर्सेज, जिसे हम नॉन लिविंग थिंग्स से रिलेट करते हैं, जैसे कि रॉक्स हो गए, मेटल्स हो गए, सॉइल्स हो गए, एक्सेट्रा, बहुत सारे हैं वहां पे। The third type of resource is on the basis of exhaustibility. What is the meaning of this term exhaustibility? यानी कि वैसे रिसोर्स जो खत्म हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं, उसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं। इसके बेसिस पे 2 रिसोर्सेज हम लोग डिवाइड किए हैं, रिन्यूएबल एंड अनरिन्यूएबल। रिन्यूएबल रिसोर्सेज यानी कि वैसे रिसोर्सेज जिसे हम लोग रीन्यूड, रिप्रोड्यूस कर सकते हैं बाय फिजिकल, केमिकल, मैकेनिकल प्रोसेस, किसी भी प्रोसेस के थ्रू हम लोग उसे रीन्यूड करके अगेन एंड अगेन उसको यूज कर सकते हैं। इसके अंदर हम लोग को 2 टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज पढ़ने हैं, कंटिन्यूअस एंड बायोलॉजिकल। कंटिन्यूअस रिसोर्सेज इज दैट रिसोर्सेज जो हमारी सराउंडिंग्स में हमेशा एग्जिस्ट रहते हैं और उसे हम इजीली यूज कर सकते हैं बिकॉज वो इजीली अवेलेबल रहते हैं हमारे सराउंडिंग्स में। जैसे कि विंड एनर्जी हो गई, सोलर एनर्जी हो गई, वाटर हो गई, उसे हम कभी भी यूज कर सकते हैं और वो हमेशा पाई जाती हैं। द सेकेंड इज बायोलॉजिकल रिसोर्सेज। फिर से यहाँ पे टर्म आता है बायो, मैंने अभी बताया बायो रिलेट्स टू लिविंग थिंग्स, तो यहाँ पे बायोलॉजिकल रिसोर्सेज रिलेट्स टू लिविंग थिंग्स, जैसे वाइल्ड लाइफ, नेचुरल वेजिटेशंस, दिस टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज। सेकंड इज नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज क्या? वैसे रिसोर्सेज जिसे हम दोबारा रीयूज नहीं कर सकते हैं, किसी भी प्रोसेस के थ्रू हम लोग उसे दोबारा रीयूज नहीं कर सकते हैं। जैसे कि हम लोग फॉसिल फ्यूल्स की बात करें तो उसे हम लोग दोबारा रीयूज नहीं कर सकते हैं। नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज को बनने में मिलियंस एंड बिलियंस ईयर्स
लग जाते हैं, और ये जब एक बार बन जाता है तो ये बहुत ही लंबे समय तक रहता है। इसकी फॉर्मेशन जो है वो बहुत ही धीरे होती है विथ रिस्पेक्ट टू इट्स स्पीड ऑफ कंजम्पशन। इसके अंदर भी हम लोगों को दो टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज पढ़ने हैं, रिसाइक्लेबल रिसोर्सेज एंड नॉन रिसाइक्लेबल रिसोर्सेज। रिसाइक्लेबल रिसोर्सेज यानी कि वैसे रिसोर्सेज जिसे हम लोग रीयूज कर सकते हैं। अब आप लोग के मन में ये क्वेश्चन उठ रही होगी कि जब रिसाइक्लेबल रिसोर्सेज को हम लोग रीयूज कर सकते हैं तो ये नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स के अंदर क्यों आया, क्योंकि इसे तो हम लोग रीयूज नहीं कर सकते हैं। यहाँ पे ध्यान से देखिए क्यों आया ये नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज के अंदर। जैसे रिसाइक्लेबल रिसोर्सेज में मैं एग्जांपल लेती हूँ मेटल्स के। मेटल्स कहाँ से निकलते हैं, हम लोग मेटल ओर से मेटल को एक्सट्रैक्ट करते हैं। मेटल ओर जो रहते हैं वो हम लोगों के अर्थ क्रस्ट के अंदर पाए जाते हैं, अर्थ क्रस्ट के अंदर पाए जाते हैं, ठीक है। मेटल ओर के फॉर्मेशन में भी मिलियंस ऑफ ईयर्स लग जाते हैं। मेटल ओर एक बार बन जाते हैं तो वो लंबे समय तक रहते हैं, बट इसे बनने के लिए बहुत लंबा टाइम लगता है, मिलियंस ऑफ ईयर्स लग जाते हैं इसे बनने के लिए। तो ये तो हमारा नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज है ना, मेटल ओर हमारा नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज है। चूंकि इससे हम लोग मेटल्स को निकालते हैं, इसीलिए रिसाइक्लेबल को हम लोग नॉन रिन्यूएबल के अंदर लिखते हैं। जैसे कि मेटल्स का हम लोग एग्जांपल लेते हैं एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम का हम लोग एक ग्लास लेते हैं, उसे यूज करते हैं, कर रहे एक दिन वो टूट जाएगा, तो हम लोग उसे हम लोग उसे मेल्ट करके उसे रिमोल्ड तो कर सकते हैं। उसे रिमोल्ड करके दोबारा एक प्लेट हो गया या फिर कोई भी शेप में हम लोग उसे ढाल के उसे यूज तो कर सकते हैं। तो इसीलिए हम लोग रिसाइक्लेबल रिसोर्सेज को नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज के अंदर रखते हैं ना। नेक्स्ट वन इज नॉन रिसाइक्लेबल रिसोर्सेज। नॉन रिसाइक्लेबल रिसोर्सेज जिसे हम लोग रीयूज नहीं कर सकते हैं, जैसे कि फॉसिल फ्यूल्स उसके बनने में बहुत ही लंबा समय तक रहता है और उसे हम लोग दोबारा रीयूज भी नहीं कर सकते। जैसे कि मैं फॉसिल फ्यूल से एक एग्जांपल लेती हूँ पेट्रोलियम का मैंने एग्जांपल लिया। पेट्रोलियम को हम लोग यूज करते हैं, बट एक बार यूज करने के बाद क्या हम उसे किसी दूसरे फॉर्म में यूज कर सकते हैं? बिल्कुल नहीं कर सकते हैं। और फॉसिल फ्यूल्स की जो स्पीड ऑफ कंजम्पशन है वो बहुत ही ज्यादा है विथ रिस्पेक्ट टू इट्स स्पीड ऑफ फॉर्मेशन। इसीलिए हम लोगों को इसकी कंजर्व करना भी इसको जरूरी होता है। तो इसीलिए नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज अब आप लोगों को समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट टाइप ऑफ रिसोर्सेज ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप, किसके पास कितना अधिकार होता है। इसमें हम लोगों को 4 टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज के बारे में पढ़ना है। द फर्स्ट वन इज इंडिविजुअल रिसोर्सेज। इंडिविजुअल यानी कि होता है किसी एक पर्सन का प्राइवेट प्रॉपर्टी, किसके पास क्या प्राइवेटली ओन्ड है किसके पास। जैसे हमारे पास हमारा घर, हम अपने घर में कुछ भी कर सकते हैं, वो हमारी प्राइवेट प्रॉपर्टी होती है। यानी कि वो अगर मैं अपने घर की बात करती हूँ तो वो मेरी प्राइवेट प्रॉपर्टी हुई। मैं तो एक इंडिविजुअल हूँ ना, यानी कि एक इंडिविजुअल के द्वारा ओन्ड किया हुआ जो भी रिसोर्स होता है उसे इंडिविजुअल रिसोर्स कहते हैं। नेक्स्ट इज कम्युनिटी रिसोर्स। कम्युनिटी रिसोर्स इट मीन्स कि गवर्नमेंट ने जो बनाया हो, जैसे पब्लिक पार्क्स, जू, ये सारे हो गए, जिसमें पूरे मेंबर्स ऑफ कम्युनिटी को अपॉर्चुनिटी रहती है कि वो वहां पे जाके उसके रिसोर्स को यूज कर सकते हैं ना। थर्ड एंड फोर्थ, नेशनल रिसोर्स एंड इंटरनेशनल रिसोर्स। ये दोनों रिसोर्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इन दोनों रिसोर्सेज को मैं समझाऊंगी। आप लोग इसे ध्यान से देखिएगा। और इन दोनों रिसोर्सेज को समझाने के लिए मैंने इंडिया का रफ डायग्राम लिया है। आप लोग मेरी डायग्राम की स्केचिंग पे आप लोग ध्यान मत दीजिएगा क्योंकि थोड़ा गंदा बना है। आप लोग सिर्फ पढ़ाई पे ध्यान दीजिए कि मैं इससे रिलेटेड क्या समझाने वाली हूँ। नेशनल रिसोर्स किसे बोलते हैं? वैसे रिसोर्स मैंने यहाँ पे इंडिया का मैप लिया है, किसी भी कंट्री से या किसी भी कंट्री के लिए लागू होगा, ना कि सिर्फ इंडिया के लिए ही लागू होगा। नेशनल रिसोर्स वैसे रिसोर्स जो किसी भी कंट्री के पॉलिटिकल बाउंड्री के अंदर पाया जाता है उसे हम लोग नेशनल रिसोर्स कहते हैं। जो किसी भी कंट्री के पॉलिटिकल बाउंड्री के अंदर जितने
पाए जाते हैं उससे हम लोग नेशनल रिसोर्स कहते हैं। इधर वो इंडिया के हो और इस पे सिर्फ इंडिया का ही अधिकार होगा। अगर हम इंडिया की बात कर रहे हैं तो इंडिया की पॉलिटिकल बाउंड्री के अंदर जितने भी रिसोर्स मौजूद रहेंगे उस पर सिर्फ और सिर्फ इंडिया का अधिकार रहेगा, और दूसरी कंट्री विदाउट द परमिशन ऑफ इंडिया वो उस रिसोर्सेज को यूज नहीं कर सकती है। अगर हम पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान की बाउंड्री के अंदर जितने भी रिसोर्सेज रहेंगे उस पर सिर्फ पाकिस्तान का अधिकार रहेगा और कोई दूसरी कंट्री आके उसे यूज नहीं कर सकती है। ऐसे ही सारे कंट्री के होते हैं, ना कि सिर्फ इंडिया एंड पाकिस्तान के होते हैं। जैसे कि इसके अंदर हमारे रोड्स आ जाएंगे, रेलवेज आ जाएंगे, ये सारी चीजें आ जाएंगी ना। हम लोग जैसा कि जानते हैं हमारी पूरी अर्थ पे 70 to 71% वाटर है। तो क्या वाटर में जो भी रिसोर्सेज पाई जाती हैं उसे कौन यूज करेगा? उस रिसोर्स को यूज करने के लिए किस कंट्री का अधिकार है उस ओशियन पे? अगर किसी का मतलब अगर हम लोग इसे डिवाइड नहीं करेंगे तो फिर तो सारी कंट्री में झगड़े होने लगेंगे ना कि नहीं ये मेरा एरिया है, ये मैं यूज करूंगा, ये मेरा एरिया है, ये मैं यूज करूंगा। तो हम लोग ओशियंस को भी डिवाइड करते हैं इन वेरियस जोन्स। बहुत सारे जोन्स में हम लोग ओशियंस को डिवाइड करते हैं उसके नेचुरल रिसोर्सेज को यूज करने के लिए। ओशियंस में भी बहुत सारे एक्वेटिक रिसोर्सेज पाए जाते हैं, बायोटिक हो या फिर एबायोटिक हो, सारे टाइप्स हो। तो हम लोग किसी भी चीज की मेजरमेंट करते हैं तो उसके लिए एक यूनिट बनाई जाती है, मीटर, किलोमीटर, बहुत सारी यूनिट बनाई जाती है। तो ओशियन में डिस्टेंस नापने के लिए एक यूनिट बनाई गई है। वो यूनिट क्या है? डिस्टेंस इन ओशियन। ओशियन की डिस्टेंस को नापने के लिए एक यूनिट बनाई गई है। वो यूनिट क्या है? नॉटिकल माइल। नॉटिकल माइल। और 1 नॉटिकल माइल, मैंने यहाँ पे नॉटिकल माइल को NM लिखा है। 1 नॉटिकल माइल इज इक्वल टू 1.852 किलोमीटर। इतनी इसकी वैल्यू होती है। खैर आप लोगों को वैल्यू नहीं याद करना है, आप लोगों को वैल्यू नहीं पढ़ना है। मैंने बस ये समझाया है कि ओशियंस में डिवीजन के लिए, ओशियन के मेजरमेंट के लिए कौन सी यूनिट बनाई गई है? नॉटिकल माइल। तो इसी के आधार पे हम लोग अब आगे बढ़ते हैं। अब जो भी कंट्री, किसी भी कंट्री की जो पॉलिटिकल बाउंड्री होती है, अगर वो किसी मान लिया यहाँ पे मान लिया क्या है नहीं, यहाँ पे ओशियन है, किसी भी कंट्री की पॉलिटिकल बाउंड्री अगर किसी समुद्र से अटैच है, अगर किसी भी ओशियन से अटैच है तो उस कंट्री की उस पॉलिटिकल बाउंड्री को हम लोग मान लेते हैं इसको बेस लाइन। बेस लाइन। और उस कंट्री की पॉलिटिकल बाउंड्री यानी कि इस कोस्ट लाइन से 12 नॉटिकल माइल तक की जो दूरी होती है, 12 नॉटिकल माइल्स यानी कि 22.2 किलोमीटर तक, इतनी दूर की जो दूरी होती है, कहां से? पॉलिटिकल बाउंड्री से, किसी भी कंट्री की पॉलिटिकल बाउंड्री से ओशियन में 12 नॉटिकल माइल तक की जो दूरी होती है, उतने एरिया में, इधर इन सी और इन एयर ऑल्सो, उतनी दूर के एरिया में उस कंट्री का, अगर हम लोग इंडिया की बात करें तो इतने दूर के एरिया में इंडिया का अपना लीगल पावर रहता है। यहाँ पे इंडिया अपने पूरे अधिकार से हर टाइप ऑफ रिसोर्सेज को यूज कर सकती है। यहाँ पे नेवी के प्रैक्टिसेस, एयरफोर्स के प्रैक्टिसेस, सारे प्रैक्टिसेस यहाँ पे करवा सकती हैं। इतनी दूर के नेचुरल रिसोर्सेज को वो इजीली, किसी की परमिशन लेने की उसको जरूरत नहीं है, वो इजीली इसे यूज कर सकती हैं। वो इंडिया के अपने हाथ में है। ठीक है। अब चलिए, अब आप लोग समझ गए होंगे कि नेशनल रिसोर्सेज क्या होता है। जो पॉलिटिकल, किसी भी कंट्री की जो पॉलिटिकल बाउंड्री के अंदर मौजूद हो, और अगर वो कंट्री किसी ओशियन से घिरी हुई है तो उस कंट्री की कोस्ट लाइन से ओशियन में 12 नॉटिकल माइल तक की डिस्टेंस में जो भी रिसोर्सेज आ जाएंगे वो हो जाएगा अंडर नेशनल रिसोर्सेज। तो आप लोग नेशनल रिसोर्सेज समझ गए। अब हम लोग चलते हैं इंटरनेशनल रिसोर्सेज में। इंटरनेशनल रिसोर्सेज नाम से ही पता चल रहा है कि इस पे वर्ल्ड की सारी कंट्री का अधिकार है। बट कैसे है
ये मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ। चलिए इसमें भी मैं इंडिया का ही एग्जाम्पल लेती हूँ। इंडिया के कोस्ट लाइन से 200 नॉटिकल माइल तक की जो दूरी होती है, 200 नॉटिकल माइल तक की जो डिस्टेंस है, उसे हम लोग लेते हैं इंडिया का उस पे अधिकार है। और इसके अंदर आप लोगों को एक इम्पॉर्टेंट टर्म पढ़ना है अबाउट EEZ। व्हाट इज EEZ? एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन। मैं यहाँ पे लिखती हूँ और आप लोग ध्यान से देखिए कि ये EEZ, ये जोन कहाँ से कहाँ तक की डिस्टेंस में रहता है। इंडिया की कोस्ट लाइन से ओशियन में 200 नॉटिकल माइल तक का जो डिस्टेंस है, इतनी दूर के डिस्टेंस को ही हम लोग कहते हैं EEZ, यानी कि एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन। ठीक है, आप लोगों को मेन जो NCERT में जो दिया हुआ है और आप लोगों को जो 10th में पढ़ना है वो सिर्फ EEZ के बारे में ही है। ऐसे तो बहुत सारे जोन्स होते हैं, बट आप लोगों को 10th में मेन सिर्फ EEZ के बारे में पढ़ना है और किसी दूसरे जोन्स के बारे में नहीं पढ़नी है, इसलिए मैं सिर्फ यहाँ पे EEZ ही बताऊंगी। तो मैंने क्या बोला, कोस्ट लाइन से ओशियन में 200 नॉटिकल माइल तक का जो डिस्टेंस है, उतनी दूर की डिस्टेंस को हम लोग बोलते हैं EEZ, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन। और बियॉन्ड EEZ यानी कि बियॉन्ड 200 नॉटिकल माइल इन ओशियन, हम लोगों को अब क्या हो जाएगा, इंटरनेशनल रिसोर्स, यानी कि इतनी दूर की डिस्टेंस के बाहर जो भी रहेगा वो इंटरनेशनल रिसोर्सेज में आ जाएंगे। इतने दूर के डिस्टेंस में अगर किसी कंट्री को जरूरत पड़े, अगर किसी कंट्री को यहाँ से यहाँ जाना, तो वो अपना रूट बना सकती है। ठीक है, वो अपना रूट बना सकती है, बट वो यहाँ पे मौजूद नेचुरल रिसोर्सेज को विदाउट द परमिशन ऑफ दैट कंट्री वो कभी भी यूज नहीं कर सकती है। ठीक है, और इसके आगे क्या आ जाएगा, इंटरनेशनल रिसोर्सेज। चलिए मैं एक और अच्छे से समझाती हूँ, यहाँ पे ध्यान दीजिए। अगर दो कंट्री मैंने लिया, कंट्री A एंड कंट्री B, दोनों ओशन से घिरा हुआ है। ठीक है, इन दोनों की डिस्टेंस है ओशन में 500 नॉटिकल माइल तक की डिस्टेंस है इन दोनों के बीच में। तो 500 नॉटिकल माइल से मान लिया इसमें से A का है 200 नॉटिकल माइल, B का भी है 200 नॉटिकल माइल, बीच में ये वाला जो 100 नॉटिकल माइल बच गया, ये वाला जो एरिया हो जाएगा वही एरिया हो जाएगा हम लोगों का इंटरनेशनल रिसोर्सेज। ये वाले एरिया जो हो जाएंगे वो क्या हो जाएगा, इंटरनेशनल रिसोर्सेज। इस रिसोर्स पे यानी कि इस रिसोर्स को यूज करने पे पूरी कंट्री यानी कि वर्ल्ड की हर एक कंट्री का यहाँ पे अधिकार होता है। पर एक बात ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे मैंने बोला कि यहाँ पे पूरी कंट्री का अधिकार होता है, कोई भी कंट्री यहाँ की नेचुरल रिसोर्सेज को यूज कर सकती है, पर कब करेंगी, उस कंट्री को यहाँ की नेचुरल रिसोर्स को यूज करने के लिए इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन से परमिशन लेना होगा। इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन जैसे कि एक UN है हम लोगों का, तो अगर मान लिया इस रिसोर्स को इंडिया को यूज करने का मन करे, तो इंडिया ऐसा नहीं है कि जाके डायरेक्ट वहां से अपने मन से रिसोर्सेज को निकाल लेंगी, उसे यूटिलाइज कर देंगी। सबसे पहले इंडिया को इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन से परमिशन लेना होगा, उसके बाद वो यहाँ पे मौजूद रिसोर्सेज को यूज कर सकती है। तो ये हो गया हम लोगों का इंटरनेशनल रिसोर्सेज। और मान लिया कि मैं उतने देर से बोल रही हूँ 200 नॉटिकल माइल, इट इज नॉट फिक्स्ड। अगर दो कंट्री है, दो कंट्री के बीच की डिस्टेंस ही है 200 नॉटिकल माइल, तो क्या इस पे दोनों कंट्री का अधिकार होगा? नहीं, इसे हम लोग 50-50 डिवाइड कर देंगे। इट मीन्स 100 इसके एंड 100 इसके। सो 200 इज नॉट फिक्स्ड। वो अपने वो जो भी डिस्टेंस रहेगी दो कंट्री के बीच पे, उस पे बेस्ड रहता है। तो ये था हमारा टाइप ऑफ रिसोर्सेज
basis of ownership. Now, next type of resource and the last type of resource is on the basis of status of development. इसके आधार पे हम लोगों को 4 रिसोर्सेज पढ़ने हैं: पोटेंशियल, डेवलप्ड, स्टॉक एंड रिजर्व्स रिसोर्सेज। चलिए हम लोग पोटेंशियल रिसोर्स के बारे में पढ़ते हैं। पोटेंशियल रिसोर्स यानी कि वैसे रिसोर्स जो रिसोर्सेज मौजूद भी हैं और हमारे पास टेक्नोलॉजी भी है उसे यूज करने के लिए, बट हम अभी तक उसे अच्छे से उस टेक्नोलॉजी का अच्छे से यूज नहीं कर पाए हैं। जैसे कि सोलर और विंड एनर्जी राजस्थान और गुजरात में अच्छे से है और हम लोग उसे यूज भी करते हैं, बट अभी तक इस टेक्नोलॉजी का अच्छे से हम लोग यूज नहीं कर पाए हैं। नेक्स्ट इज डेवलप्ड रिसोर्सेज यानी कि वैसे रिसोर्सेज, नाम से ही लग रहा है डेवलप्ड है, पूरी डेवलप्ड है, उसमें कुछ करने की जरूरत नहीं है। तो डेवलप्ड रिसोर्सेज जैसे कि पेट्रोलियम, वैसे रिसोर्सेज जो पूरी अच्छे से मौजूद भी हैं, हमारे पास टेक्नोलॉजी भी उसे यूज करने के लिए और हम उसे यूज करते भी हैं। जैसे कि पेट्रोलियम हम अच्छे से उसे यूज करते हैं। थर्ड इज स्टॉक रिसोर्स। स्टॉक वैसे रिसोर्स जो रिसोर्स तो मौजूद है किसी एरिया में, बट उसे यूज करने के लिए हमारे पास टेक्नोलॉजी नहीं है। सो ड्यू टू लैक ऑफ टेक्नोलॉजी वी कांट यूज दिस रिसोर्सेज। तो स्टॉक उसी रिसोर्स को कहते हैं। जैसे हम लोगों ने यहाँ पे एग्जांपल लिया H2O का। H2O मीन्स व्हाट? वाटर। ये आप लोग जानते हैं और नहीं जानते तो फिर जान लीजिए। H2O इट मीन्स वाटर। वाटर में 2 एलिमेंट मौजूद है, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। ठीक है, ये हाइड्रोजन, ये ऑक्सीजन। अगर हम लोगों के पास अच्छी टेक्नोलॉजी रहती तो हम लोग क्या कर सकते थे, हाइड्रोजन एटम और ऑक्सीजन एटम को अलग अलग निकाल के उसको एज अ फ्यूल उसे यूज कर सकते थे। एंड हाइड्रोजन इज अ वेरी गुड फ्यूल, बट हम लोगों के पास टेक्नोलॉजी ही नहीं है, इसलिए हम लोग इसे अच्छे से यूज कर ही नहीं पाते हैं। लास्ट इज रिजर्व्स। रिजर्व क्या है? रिजर्व इज अ सबसेट ऑफ रिसोर्सेज। ठीक है, ये दोनों एक दूसरे से रिलेटेड है। रिजर्व इज अ सबसेट ऑफ स्टॉक। हम लोग इसमें रिवर्स की बात करते हैं। मतलब क्या? रिवर्स से हम लोग हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी निकालते हैं। ठीक है, बट हम लोगों को उतनी जरूरत ही नहीं है, इसीलिए हम लोग अभी तक इसे अच्छे से यूज ही नहीं किए हैं, क्योंकि उतनी जरूरत नहीं है। हाँ, जितनी जरूरत है उतना निकाल कर रख लिया और उसी को यूज कर रहे हैं। इन चारों टाइप ऑफ रिसोर्सेज को चलिए एक टेबल के थ्रू समझती हूँ और इसे समझाने के लिए मैं आप लोगों को इस 3 क्राइटेरिया पे समझाना चाहूंगी। फर्स्ट इज अवेलेबिलिटी ऑफ टेक्नोलॉजी। टेक्नोलॉजी है या नहीं है। विलिंगनेस टू यूज, किसके पास कितनी चाहत है रिसोर्सेज को यूज करने के लिए। और एस्टैब्लिशमेंट ऑफ टेक्नोलॉजी, हम लोगों ने टेक्नोलॉजी को अच्छे से एस्टैब्लिश कर रखा है या नहीं। PDSR, P it means potential, D for development, S for stock and R for reserve. मैंने क्या बोला? पोटेंशियल में कि हम लोगों के पास टेक्नोलॉजी भी है, रिसोर्स भी है, बट हम लोग उसे अच्छे से यूज नहीं कर पाए हैं। तो अवेलेबिलिटी ऑफ टेक्नोलॉजी, टेक्नोलॉजी तो है। विलिंग टू यूज, हम लोग उसे यूज भी करना चाहते हैं, बट एस्टैब्लिशमेंट ऑफ टेक्नोलॉजी, बट फिर भी हम लोग अभी तक इससे की टेक्नोलॉजी को अच्छे से एस्टैब्लिश नहीं कर पाए हैं। सेकेंड इज डेवलप्ड। डेवलप्ड में यानी कि सब कुछ है, अवेलेबिलिटी ऑफ टेक्नोलॉजी, टेक्नोलॉजी भी है, विलिंग टू यूज, हम लोग उस रिसोर्स को यूज भी करना चाहते हैं और टेक्नोलॉजी भी है, उसे यूज भी करते हैं, तो नेचुरली वो अच्छे से स्टैब्लिश भी होगी, तो हम लोगों ने उस टेक्नोलॉजी को अच्छे से स्टैब्लिश भी कर रखा है। नाउ थर्ड इज स्टॉक। स्टॉक में अवेलेबिलिटी ऑफ टेक्नोलॉजी, हम लोगों ने इससे तो लैक ऑफ टेक्नोलॉजी के कारण ही उन्होंने यूज किया था, तो यहाँ पे तो टेक्नोलॉजी है ही नहीं, इसीलिए हम लोग टेक्नोलॉजी यहाँ पे क्रॉस। विलिंग टू यूज, हम लोग इसे यूज तो करना चाहते हैं बट टेक्नोलॉजी ही नहीं है। और एस्टैब्लिशमेंट ऑफ टेक्नोलॉजी, जब हमारे पास टेक्नोलॉजी ही नहीं है तो हम इसकी एस्टैब्लिशमेंट कैसे करेंगे।
लास्ट इज रिजर्व्स। रिजर्व में मैंने क्या बोला था? अवेलेबिलिटी ऑफ टेक्नोलॉजी। टेक्नोलॉजी तो है बट हम लोगों को उतना जरूरत ही नहीं है, इसलिए हम लोग उसको उतना यूज भी नहीं करना चाहते हैं। जब चाहेंगे ही नहीं तो उस टेक्नोलॉजी को अच्छे से स्टैब्लिश कैसे करेंगे, इसलिए उसकी टेक्नोलॉजी को अच्छे से स्टैब्लिश भी नहीं करेंगे। तो इस तरह से मैंने आप लोगों को समझाया है एंड आई होप कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो आज के इस वीडियो में हम लोगों ने अपने टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज को कंप्लीट किया है और आप लोग मेरे वीडियो के साथ जुड़े रहिएगा। इससे आप लोगों को क्या फायदा है, मैं एसएसटी की जितनी भी वीडियो बनाऊंगी, फिलहाल आज मैंने आप लोगों को ज्योग्राफी की वीडियो बना के दिया है, मैंने जितनी भी वीडियो बनाऊंगी उसकी हर चैप्टर की फर्स्ट वीडियो के साथ मैं अपनी उस चैप्टर की पूरी नोट्स को डालूंगी। कंप्लीट नोट्स आप लोगों को अवेलेबल होगा विद कंप्लीट एक्सप्लेनेशन। और ये मेरी पहली वीडियो है, तो इस वीडियो के साथ भी मैं इस चैप्टर के यानी कि ज्योग्राफी के चैप्टर 1 की कंप्लीट नोट्स आप लोगों को दूंगी। वो मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने डाल दिया, तो आप लोग वहां से उसे निकाल सकते हैं। और आपके जो भी डाउट्स होंगे, आप लोगों को किसी भी पॉइंट में कहीं पे भी डाउट हो तो आप उसे कमेंट सेक्शन में अपने डाउट्स को लिख के क्लियर जरूर करिएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो के साथ। ओके, थैंक यू।